This conference will now be recorded. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمين يا رب العالمين. लास्ट लेक्चर में बच्चे हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लेसी डिस्कस किए थे. अब हमने कुछ पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है, कुछ पास पेपर्स की. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इससे पहले कि हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करें, कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करते हैं. जी, आप लोगों को सबको मेरी आवाज आ रही है? सिर्फ एक मिनट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले लीज टर्म की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं. लीज टर्म, जिसे हम लीज पीरियड भी कहते हैं, ये नॉन कैंसिलेबल पीरियड होगा. एक ऐसा पीरियड जिसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, जिसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता. तो लीज टर्म नॉन कैंसिलेबल पीरियड होगा जिसमें लेसी के पास राइट है कि वो अंडरलाइंग एसेट को इस्तेमाल कर सकता है. इसका मतलब है लेसर लेसी को राइट ट्रांसफर करता है एसेट के यूज का, कि इस इतने पीरियड तक इस एसेट से जितना भी इकोनॉमिक बेनिफिट है वो लेसी आप ऑब्टेन करोगे, आप हासिल करोगे. अच्छा, अब इसके साथ ही साथ पीरियड कवर्ड बाय एन ऑप्शन टू एक्सटेंड, आप एक्सटेंड भी कर सकते हो उस पीरियड को, और ये सर्टन हो कि लेसी उस पीरियड को, उस ऑप्शन को एक्सरसाइज भी करेगा. अब हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा भी या नहीं करेगा? हमें एग्जाम में इस तरह से पता चलेगा कि लेट्स सपोज वो हमें कह देता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया 3.5 इयर्स का. ये प्राइमरी पीरियड, कितने पीरियड का? 3.5 इयर्स का. इस पीरियड में लेसी 48 मिलियन रेंट पे करेगा. कितना रेंट पे करेगा? 48 मिलियन. अच्छा, अब इस लीज को एक्सटेंड भी किया जा सकता है 1 ईयर के लिए फर्दर. लेट्स सपोज हम कह देते हैं 2 इयर्स के लिए. अब 2 इयर्स के लिए फर्दर जब इसको एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं पहले तो क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट डिस्कस करने वाला था 3.5 और 1.5 को. उसमें था 6 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट्स थी, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स थी. तो केस को जरा सिंपल कर लेते हैं. हम 48 मिलियन पर एनम की बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हर साल 48 मिलियन रुपीस पे करने हैं लेसी ने लेसर को. 3 इयर्स तक इतना रेंटल पे करना. If lessee want to extend the lease
फॉर फर्दर 2 इयर्स। अगर लेसी चाहता है कि वो फर्दर 2 इयर्स के लिए लीज को एक्सटेंड कर दे तो वो कर सकता है, उसके पास ये ऑप्शन। अच्छा, अगर वो एक्सटेंड करता है तो फिर फर्दर 2 इयर्स के लिए उसे जस्ट रेंट 15 मिलियन पे करना पड़ेगा, जबकि मार्केट में फेयर मार्केट रेंट की वैल्यू 48 मिलियन ही है। अब आप मुझे बताएं, क्या उसे इकोनॉमिकली बेनिफिट नहीं मिलेगा लेसी को अगर वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करे? मिलेगा ना? जी बिल्कुल मिलेगा। तो क्या ये सर्टन ही है कि लेसी इस ऑप्शन को अपने हाथ से जाने नहीं देगा, इसको एक्सरसाइज करेगा? अब इस सिचुएशन में हमें लीज पीरियड 3 इयर्स को बेस बनाना चाहिए, जो प्राइमरी पीरियड है, कि इसके साथ साथ हमें सेकेंडरी पीरियड जो फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है 2 इयर्स के लिए, हमें उसको भी कंसीडर करना चाहिए। तो इस सिचुएशन में हमारा लीज पीरियड 3 इयर्स नहीं होगा, बल्कि हमारा लीज पीरियड 5 इयर्स हो जाएगा। ठीक हो गया जी? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी बिल्कुल सही हो गया। ये पीरियड हमारे लिए कहलाता है प्राइमरी पीरियड, और ये पीरियड कहलाता है सेकेंडरी पीरियड। ठीक हो गया जी बच्चे? ना सिर्फ प्राइमरी पीरियड बल्कि सेकेंडरी पीरियड दोनों को सम करना, जो टोटल नंबर ऑफ इयर्स हैं उनको आपने इंक्लूड करना। ठीक है जी बच्चे? जी अधम साहब, मैं डिस्कशन कर रहा हूँ लीज टर्म की, कि लीज टर्म या लीज पीरियड हमें कैसे एस्टिमेट करना है कि कितना लीज पीरियड होगा। उसके लिए हमारी दो सिचुएशंस हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। हम रिकॉल कर रहे हैं इसको कि लीज पीरियड या लीज टर्म को डिसाइड करते हुए हमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पीरियड्स कंसीडर करने पड़ते हैं। कब हम इन दोनों को सम करेंगे और कब हम सिर्फ प्राइमरी पीरियड को बेस बनाएंगे? तो हमने सबसे पहले लीज टर्म को डिफाइन करना शुरू किया। हमने कहा ये नॉन कैंसिलेबल पीरियड होगा, जिसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, जिसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। इस पीरियड के दौरान लेसी के पास राइट होगा कि वो अंडरलाइंग एसेट को यूज करके उससे जितना भी इकोनॉमिक बेनिफिट है ऑब्टेन कर सकता है। और इस पीरियड के अंदर हो सकता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, कि प्राइमरी पीरियड ये है कि लेसी को ऑप्शन मिल गई कि भाई आपको हर साल 48 मिलियन रुपीस रेंट पे करना है और 3 इयर्स लीज टर्म होगा। अगर आप चाहते हो तो लीज टर्म को हम 2 साल के लिए मजीद एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और जितने 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा उसमें आपको जस्ट 15 मिलियन पे करना होगा हर साल, जबकि मार्केट में रेंट की वैल्यू अभी भी स्टिल 48 मिलियन ही है। अब क्या हम ये अंदाजा लगा सकते हैं क्या ये लेसी ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा? जी बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसे बहुत ज्यादा फेवर मिल रही है, 48 मिलियन का रेंट, जो कि सब्सटेंशियली लोअर देन द फेयर मार्केट रेंट। 15 मिलियन जस्ट पे करना है उसे। तो ये सर्टन हो गया कि लेसी ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। अब इस सिचुएशन में आपको ना सिर्फ प्राइमरी बल्कि सेकेंडरी पीरियड दोनों को सम करके टोटल लीज टर्म कंसीडर करना। ठीक है जी बच्चे? तो पीरियड्स कवर्ड बाय एन ऑप्शन, आपने इसको भी शामिल करना है, जिसमें लेसी एक्सटेंड कर देगा लीज को, और ये सर्टन भी हो कि लेसी इस ऑप्शन को अवेल करेगा, इस पीरियड को जो एक्सटेंशन के लिए मिला है उसको यूज करेगा। ठीक है जी? अच्छा, अब नेक्स्ट, पीरियड्स कवर्ड बाय एन ऑप्शन टू टर्मिनेट। इसी सिचुएशन को हम समझ लेते हैं। 5 ईयर की लीज टर्म है, लेसी के पास ऑप्शन होगी कि वो 3 इयर्स आफ्टर लीज को कैंसिल करना चाहता है तो कैंसिल कर भी सकता है। ठीक हो गया जी? अब ये कंफर्म है कि लेसी इस ऑप्शन को कैंसिल नहीं करेगा, टर्मिनेट नहीं करेगा, अगर ये कंफर्म हो जाए। अच्छा, अब 5 ईयर का हुआ, और 5 ईयर में क्या डिसाइड कर दिया कि फर्स्ट 3 इयर्स में 48 मिलियन पे करना है, लास्ट 2 इयर्स में आपको 15 मिलियन पे करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने पीरियड का हुआ? 5 इयर्स का। Lessee, you have the option to terminate the contract after 3 years. And first 3 years, you must have to pay lease rental amounting to rupees 48 million per annum.
लेसी आपके पास राइट है, 5 साल का मुआहदा कर रहे हैं, पहले 3 साल आपने 48 मिलियन पे करना है पर एनम। 3 साल के बाद आपके पास हक होगा, आप कैंसिल करना चाहते हो कैंसिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगले 2 साल अगर आपने कैंसिल ना किया तो हमें रेंट सिर्फ 15 मिलियन का पे कीजिएगा। अब क्या हमें कंफर्म है कि लेसीज को टर्मिनेट करेगा इस कॉन्ट्रैक्ट को? जी हमें कंफर्म है, लेसी इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मार्केट में फेयर मार्केट रेंट कितना है? 48 मिलियन। उसे सिर्फ कितना पे करना पड़ रहा है? 15 मिलियन फॉर 2 इयर्स। तो क्या वो इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेगा? नहीं करेगा। तो अब इस सिचुएशन में हमें 3 इयर्स को तो वेस्ट नहीं बनाना चाहिए। लीज टर्म हमारा कितना होगा? 5 इयर्स का ही लीज टर्म होगा। ठीक हो गया जी बच्चे? तो अब मैं इसको बात को कंक्लूड करने लगा हूं। पीरियड्स कवर्ड बाय एन ऑप्शन टू टर्मिनेट कैंसिल किया जा सकता है लीज को इफ द लेसी इज रीजनेबली सर्टन नॉट नहीं करेगा एक्सरसाइज इस ऑप्शन को। तो फिर इस पीरियड में हमें क्या करना है? टोटल पीरियड को ही कंसीडर करना है। जी जनाब, बात क्लियर हो गई है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सब बातें क्लियर हैं? चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, सभी लोग पार्टिसिपेट करें और इसको अच्छे से समझें। जहां पे बात समझना आए या मैं समझा ना पाऊं, आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैप्री आइस एक नोटिसेबल आइसक्रीम पार्लर है, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ वायल के साथ। उसने एक स्पेस यूज करनी है शॉपिंग मॉल में, शॉपिंग मॉल में एक स्पेस यूज करनी है, जो कि स्पेस किसकी है? स्प्रिंग, इधर स्प्रिंग 2021 का पेपर है, स्प्रिंग 2021। ये देखिए हर एक पेपर के साथ ईयर मेंशन किया हुआ है कि ये किस अटेम्प्ट का पेपर है। ठीक है, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये पेपर है स्प्रिंग 2021 का पेपर। जी हमें इंशाल्लाह जितने पेपर्स भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए, इसका ईच एंड एवरी क्वेश्चन हमें अच्छे तरीके से डिस्कस करना है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट भी है और एग्जामिनेबल भी है। जो टॉपिक्स एग्जामिनेबल नहीं है वो डिस्कस नहीं करूंगा, जो एग्जामिनेबल है इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो R2 के या R1 के पोर्शन में से हैं, हम इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी बच्चे जी। कैप्री आइस एक नोटिसेबल आइसक्रीम पार्लर है, उसका एक मुआहदा हुआ वायल के साथ कि उसने स्पेस यूज करनी है शॉपिंग मॉल में, जिनका मालिक तो वायल है। कितने पीरियड के लिए? 5 इयर्स के लिए। कॉन्ट्रैक्ट ने स्पेसिफाई कर दिया डायमेंशन, स्पेस और लोकेशन, कितना एरिया और किस जगह का एरिया उसने इस्तेमाल करना है लोकेशन पे। However, ताहम अब यहां से बात बड़ी इंटरेस्टिंग शुरू हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस काफी हद तक डिसाइड हो गई। क्या कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हो गई? डायमेंशन डिसाइड हो गई, स्पेस और लोकेशन जो शॉपिंग मॉल में आइस पार्लर ने यूज करनी है। ठीक है जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा जी, however, मगर वायल हैज डिस्क्रिशन, वायल के पास ये राइट है, इसका मतलब है राइट ट्रांसफर नहीं हो रहा। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, डिस्क्रिशन है जी वायल के पास। जब वायल ने राइट आई कैप्री आइस को ट्रांसफर कर दिया तो क्या वायल के पास 5 इयर्स तक राइट होगा? मुझे जवाब देना है आप लोगों ने। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो फिर अगला हमारे लिए आसान है क्वेश्चन को पढ़ना और उसको सॉल्व करना। सर राइट देखिए ना, ट्रांसफर हमने होगा कल तो एक डेफिनेशन पढ़ी कॉन्ट्रैक्ट थी। होगा। अगेन जी बिल्कुल सही हो गया, मैं अगेन आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। कल मैंने आप लोगों को एक चार्ट बना के बात समझाने की कोशिश की थी, मैं अगेन वो चार्ट आपके सामने ओपन करता हूं। देखिए, लेसर
लेसी को क्या ट्रांसफर करता है? राइट। अगर 5 ईयर के लिए लेसी ने लेसर को राइट ट्रांसफर कर दिया तो इसके पास तो अब डिस्क्रिशन नहीं होनी चाहिए, इसके पास तो राइट नहीं होना चाहिए इस एसेट के यूज का। बात क्लियर हो गई ना? राइट तो ट्रांसफर हो गया हुआ है कि भी एसेट 5 इयर्स तक आप इस्तेमाल करोगे, अब इसमें मेरा राइट नहीं है। जितना भी इस एसेट से इकोनॉमिक बेनिफिट है वो अब आप ही लोगे, मैं नहीं लूंगा। इसको कहते हैं ना राइट ट्रांसफर करना। बट इन द गिवन सिचुएशन एग्जामिनर क्या कह रहा है? वाइल हैज डिस्क्रिशन टू रीलोकेट द स्पेस। वो स्पेस क्या कर सकता है? रीलोकेट कर सकता है। दैट मींस कैप्री आइज डज नॉट हैव अ राइट। क्लियर हो गया जी? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? एक ही वर्ड से आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा, अब वो रीलोकेट कहां हो सकता है? किसी और फ्लोर में उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, अकोमोडेट किया जा सकता है कि भाई आप ऐसा करें, आप इस जगह से उठे और दूसरे फ्लोर में चले जाए, मैंने उस जगह पे आपकी अरेंजमेंट कर दी या आप वहां पे बैठे। तो इसका मतलब है उसका राइट तो उसके पास नहीं है, कैप्रियाइज के पास। अच्छा, समटाइम वो अकोमोडेट कर सकता है अदर कस्टमर्स को जो प्रमोशन करना चाह रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स की, या मॉल में किसी भी तरह की कोई एक्टिविटीज परफॉर्म करना चाह रहे हैं प्रमोशनल, उन्हें कहा जा सकता है कि कैप्री आइस की प्लेस पे आए और आके कर ले। इसका मतलब कैप्री आइस को रीलोकेट कर दिया जाएगा। अगेन दिस पॉइंट शोज दैट, टेल्स अस कैप्री डज नॉट हैव अ राइट। शाबाश, क्लियर हो गया जी बच्चे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात दोबारा से समझिएगा। अच्छा, अब ये हमें ये बताना है, इस क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट ये है, अगर मैं अभी रिक्वायरमेंट पढ़ने वाला हूं, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी कि आपको ये बताना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट लीज है या नहीं है। अब इसमें दो बातें, पहली तो लीज की डेफिनेशन हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, फिर ही हमें बता पाएंगे। तो हमने लीज की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। अच्छा, अब ये आपके सामने सिनेरियो मौजूद है। लेसर ने लेसी को जब राइट ट्रांसफर कर दिया, अब लेसी की डिस्क्रिशन है, वो जैसे भी इस एसेट को चाहे इस्तेमाल करे 5 इयर्स तक। यहां पे वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि लेसर के पास डिस्क्रिशन है, वो लेसी को कह सकता है कि आप इस फ्लोर में मूव कर जाए, या बाकी अपने कस्टमर्स को कह सकता है कि आप इस प्लेस में प्रमोशंस कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की, या प्रोमोशनल इवेंट्स और एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। इट शोज दैट कि लेसी डज नॉट हैव द राइट। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब है लेसर ने राइट तो ट्रांसफर लेसी को किया ही नहीं। अगर लेसर ने लेसी को ट्रांसफर राइट किया ही नहीं, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट लीज का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? बताइएगा मुझे, क्या हम इस कॉन्ट्रैक्ट को लीज का नहीं सर। कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं? नहीं सर, क्योंकि लस्सी भी कुछ नहीं दे सबको रहा, क्लियर पैसे है तो दे ही नहीं रहा। जी? अगला पॉइंट मैंने अब यही डिस्कस करना था। एक्सीलेंट, क्योंकि हमने सेकंड वन सिचुएशन क्या पढ़ी है? सीरीज ऑफ पेमेंट्स इन कंसीडरेशन। ठीक हो गया जी बच्चे? तो क्या लेसी उसके बदले में सीरीज ऑफ पेमेंट्स पे कर रहा है? पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, इसमें किसी तरह की कोई कंसीडरेशन नहीं। तो ये दो बातें मिसिंग है। पहली बात, राइट ट्रांसफर नहीं हो रहा, वायल ने कैप्री आइस को राइट ट्रांसफर नहीं किया। सेकेंडली, कैप्री आइस इसके बदले में किसी भी तरह की कोई कंसीडरेशन पे नहीं कर रहा। क्वेश्चन साइलेंट है। अगर साइलेंट है दैट मींस कि नहीं पे कर रहा। अब आपने ये बताना है, डिस्कस करना है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट लीज है या नहीं है। ठीक हो गया? तो आपने याद रखना है, मैंने आपको हमेशा समझाया होगा। ठीक है जी? कुछ लोग जानते हैं, जब मैं उनको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करवाता हूं तो याद रखिएगा, सबसे पहले जब भी ऐसा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आए तो सबसे पहले स्टेप में आपने रूल बताना। रूल क्या है? सेकेंड वन में फिर सिचुएशन को रिलेट किया करें। और थर्ड वन पे आपने कंक्लूड करना है कि जी ये इन द गिवन सिचुएशन में ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर आपने पहले ही कह दिया ना लीज नहीं है, आपसे गलती भी हो सकती है।
अगर आपने ये पहले एग्जामिनर को बता दिया कि रूल ये है और ये मैंने सिचुएशन को रिलेट भी कर दिया रूल के साथ, अब एग्जामिनर आपको मैक्सिमम मार्क्स दे सकता है क्योंकि आपने एग्जामिनर को बता दिया कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। कंक्लूड करते हुए अगर आपसे गलती हो गई तो एग्जामिनर शायद इतना एडवर्स रिमार्क्स ना दे आप। बट इन केस कि अभी मैंने क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन पढ़ना ही शुरू किया और आपकी ओपिनियन ही गलत थी, मैं तो आपके बारे में नेगेटिव इंप्रेशन ले बैठा हूं, आपने ऐसा नहीं करना। ठीक है जी बच्चे, यहां तक बात क्लियर हो गई। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, रिवीजन लेवल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। गो के इसके मार्क्स सिर्फ 3 है, ये सर जस्ट अगर 3 वो मार्क्स का कोई है। कंसिडरेशन दे रहा होता तो उसको फिर ऑपरेटिंग लीज कह सकते थे? कंसिडरेशन दे रहा होता फिर भी राइट ट्रांसफर नहीं हुआ था। सर ऑपरेटिंग लीज में भी तो राइट ट्रांसफर लेना होता। ठीक है जी, हाँ कंसिडरेशन इररिस्पेक्टिव के कंसिडरेशन पे कर रहा है, वो राइट ट्रांसफर नहीं कर रहा, इसका एक एलिमेंट भी मिसिंग है, तो ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लीज के कॉन्ट्रैक्ट के लिए तमाम बातों का पूरा होना जरूरी है। ठीक हो गया जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? किसी को कोई सवाल पूछना है? जी अतीक साहब, अब्दुल रहमान साहब, बाकी जितने भी लोग क्लास में मौजूद हैं जो मुझे सुन रहे हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई ऐसी बात जो उन्हें समझ नहीं आई? फारूक साहब, जैद साहब, समझ आ गई है? बिलाल जी, ठीक हो गया जी। स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करना। जी ठीक हो गया जी रिजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। अच्छा, अब ये देखिए 3 मार्क्स का एक लीज का क्वेश्चन है इस पेपर में। इसी में 9 प्लस 8 17 मार्क्स का ये भी लीज का क्वेश्चन है और 20 मार्क्स का लीज का क्वेश्चन इसमें आ चुका हुआ है इस पेपर में। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका जितना पोर्शन हम सॉल्व कर सकते हैं लेसी से रेलिवेंट, मैं वो सॉल्व करवाता हूं। बाकी लेसर का पोर्शन हम इंशाल्लाह जब मुकम्मल पढ़ लेंगे, उसको स्टडी कर लेंगे, वो उस पोर्शन की भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूंगा। अच्छा, आप तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकम जनवरी 2020, क्योंकि मैंने पास पेपर्स भी आज इसी वजह से अपलोड किए हैं कि आज से ऑनवर्ड मैंने पास पेपर्स की प्रैक्टिस भी स्टार्ट करवा देनी है। ठीक है ना, जैसे मैंने आपसे कमिट किया हुआ है करीब करीब 2017 तक जितने भी पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा इंशाल्लाह आपको। ठीक हो गया? अच्छा बच्चे, यकम जनवरी 2020 डिटोल लिमिटेड ने एक्वायर की मशीन लीज पे लाइफ बॉय लीजिंग लिमिटेड से फॉर 3 इयर्स के लिए। फर्स्ट एनुअल इंस्टॉलमेंट 35 मिलियन की है। पहली एनुअल इंस्टॉलमेंट कितने की पे करनी है? 35 मिलियन की। अच्छा, अब नेक्स्ट पेड ऑन 1 जनवरी 2020, मुझे बताना है इन एडवांस है या एट एंड का केस है? एट स्टार्ट है। शाबाश, पहली इंस्टॉलमेंट एट कमेंसमेंट डेट। अच्छा, अब ये तवज्जो कीजिएगा, यकम जनवरी 2020 को पहली इंस्टॉलमेंट पे होनी है 35 की। अच्छा जी, अब नेक्स्ट तमाम बाकी सब्सीक्वेंट एनुअल इंस्टॉलमेंट पेएबल हैं 1 जनवरी सब्जेक्ट टू इंक्रीज 10%। हर इंस्टॉलमेंट पिछली इंस्टॉलमेंट की निस्बत 10% बढ़ती चली जाएगी। अब आप मुझे बताइएगा अगली इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी होगी? 21 को पे होगी, 35 का 10% इंक्रीज करें, 35 इंटू 1.1 कर दें, 35 इंटू 1.1, 3.5 ऐड करना है ना, 38.5। बिल्कुल ठीक हो गया जी, बिल्कुल सही हो गया जी, एक्सीलेंट। उसके बाद यकम जनवरी 2022 38.5 इंटू 1.1, जी 42.35, 42.35। अब सब लोग कैलकुलेटर लेके नहीं बैठे हुए, सॉल्व नहीं कर रहे हो साथ साथ? तो जी ये फिगर है टोटल लीज पेमेंट्स की। ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट डीएल ने इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इंकर की 5 मिलियन की। कितनी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इंकर की है?
5 मिलियन की। अच्छा, एज एन इंसेंटिव टू डीएल, डीएल को इंसेंटिव दिया गया। अब डीएल क्या है? लेसी। एंट्रिंग इनटू लीज के वो लीज के मुआहदे में आया। एल लेफ्ट बॉय लिमिटेड, आई थिंक सो लेफ्ट बॉय लीजिंग लिमिटेड, रीइंबर्स 2 मिलियन, उसको रीइंबर्स कर दिया 2 मिलियन। अच्छा, अब आईडीसी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5 में से 2 लेस कर दे। जी शाबाश, 3 मिलियन, एक्सीलेंट। और ये ऐड हो जाएगा राइट ऑफ यूज एसेट में। बिल्कुल सही कहा बिलाल साहब, बिल्कुल ठीक हो गया। बात क्लियर हो गई जी। अब ये क्वेश्चन 2 दफा एग्जाम में टेस्ट हो चुका होगा, एग्जाम में 2 दफा ये टेस्ट हो चुका होगा। ठीक है जी बच्चे। अच्छा, लाइफ बॉय लीजिंग लिमिटेड हैज इनकॉर्पोरेटेड इम्प्लीसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इम्प्लीसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11%। अब लेकिन किसके लिए? ये तो लेसर के लिए। एल लेसर है लाइफ बॉय। अच्छा, अब किसको नहीं पता? डिटोल लिमिटेड को तो नहीं पता। डिटोल लिमिटेड के लिए अपना रेट होगा। रेजिडुअल वैल्यू मशीन की एट द एंड ऑफ 3 ईयर इज एस्टिमेटेड 30 मिलियन, आउट ऑफ विच डीएल हैज गारंटीड 20 मिलियन। अच्छा, अब ये टोटल रेजिडुअल वैल्यू है 30 मिलियन की। इसमें से लेसी ने जितनी की गारंटी दे दी वो बन गई गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। जितनी की गारंटी नहीं दी, जो रिमेनिंग बाकी मानदार रकम हो जाएगी वो अनगारंटेड हो जाएगी। गारंटेड है 20, अनगारंटेड कितनी हो जाएगी? 10। इसको मैं इंशाल्लाह डिटेल डिस्कस करूंगा लेसर के पोर्शन। अभी तो हम लेसी का पोर्शन कर रहे हैं, उसमें तो ये इंफॉर्मेशन हम इग्नोर कर देंगे। अच्छा जी बच्चे, नेक्स्ट। DL is also obliged to incur decommissioning cost 4 million। आपको याद है ना, IES 37 में हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होंगे बड़े डिटेल से, और इस पर हमने इफ्रीक 1 भी पढ़ा होगा। एट द एंड ऑफ लीज टर्म, लीज टर्म के एंड पे। अब लीज टर्म कितने पीरियड का है? 3 इयर्स का है। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा, अब इसके लिए जो डिस्काउंट रेट है वो 12% मे बी अज्यूम्ड वेयरएवर रिक्वायर्ड बट नॉट गिवन। जहां पे रेट यूज करना हो और आपके पास रेट मौजूद ना हो, आपने वो रेट क्या यूज करना है? 12%। तो इसका मतलब है डिटोल लिमिटेड कितना रेट यूज करेगा? 12%। अब रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि आपने रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं डीएल्स की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एज ऑन दैट डेट। ठीक हो गया, 9 मार्क्स का ये क्वेश्चन। अब वन बाय वन मेरे साथ अच्छे से वर्किंग कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह भी आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। नोट करते जाइएगा साथ साथ, ठीक है? साथ साथ जरूर नोट कीजिएगा। अच्छा जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है? उसने एक्सट्रैक्ट्स मांगे हम लोगों से, ठीक है जी। हमसे कहा है कि एक्सट्रैक्ट बना के दो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के। दो एक्सट्रैक्ट्स मांगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड के और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के। जी एक्सट्रैक्ट्स हमसे मांगे। तो जी स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम किसके लिए बना रहे हैं? डिटोल के लिए। सॉरी, extract from statement of profit or loss for the year ended, क्या डेट है जी? जी 31 दिसंबर 2020। रुपीज इन मिलियन में इंफॉर्मेशन मौजूद है। हमें दो इंफॉर्मेशन लिखनी है यहाँ पे। फर्स्ट वन डेप्रिसिएशन, और सेकंड वन फाइनेंस कॉस्ट। ठीक हो गया। और आपको पता है इसका हम टोटल भी नहीं करते। उसके बाद अगेन डिटोल लिमिटेड,
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अपने साथ कैलकुलेटर लाजमी रखा करें, रजिस्टर भी नोट भी करते जाया करें, हम उसका एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। हर स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड होती है, सवाए एक स्टेटमेंट के, जो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। दिसंबर 31 2020। इंफॉर्मेशन सारी की सारी हम किस में ले रहे हैं? रुपीस इन मिलियन। ठीक है जी। और 2020 की इंफॉर्मेशन। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट में राइट ऑफ यूज एसेट, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज के लिए लीज लायबिलिटी, उसके बाद करंट लायबिलिटीज, इसके लिए हम यूज करते हैं करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम वर्किंग करने वाले हैं। वर्किंग नंबर 1। अच्छा, कल वाली बातें मेरी याद कीजिएगा। आप लोगों से सवाल पूछना चाह रहा हूं, मुझे बताइएगा क्या हम यहाँ पे एनवीटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? क्वेश्चन आपके सामने है, क्या हम एनवीटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? यस सर। जल्दी से जवाब दीजिएगा मुझे। नहीं यूज कर सकते। बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हो। रीजन बताइएगा क्यों नहीं यूज कर सकते? 4 में से एक कंडीशन पूरी नहीं हो रही। हिंट दे दिया मैंने आप लोगों को। सर वो इक्वल अमाउंट नहीं है पेमेंट। शाबाश, इक्वल अमाउंट नहीं है, अमाउंट सेम नहीं है। अब इसलिए हम एनवीटी का, बिल्कुल ठीक है, रिजवान साहब ने कहा पेमेंट्स की अमाउंट डिफरेंट है, डिफरेंट पेमेंट्स की अमाउंट है। बिल्कुल ठीक है जी, जल्दी से वर्किंग कर रहा हूँ, आप लोग भी साथ साथ नोट करते जाइएगा। आप अटेंटिव रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, ठीक है ना? रिक्वेस्ट है, हम इफेक्टिवली क्लास अटेंड करना चाह रहे हैं। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीज रेंटल की अमाउंट फर्स्ट वन है 35, उसके बाद यकम जनवरी 2021 38.5, उसके बाद यकम जनवरी 2022 ये है 42.35, ऐसा ही है। अच्छा, अब हमने वर्किंग करनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स किस तरह से? फर्स्ट वन तो एज इट इज है, अगर हम इसके लिए फॉर्मूला यूज भी करें तो क्या होगा? 35 इंटू 1 पॉइंट, कहा था जहां पे आपको रेट ना मिले वो आपने 12% यूज करना है, और ये हो जाएगा 0। और आपको पता है जब वैल्यू 0 हो जाए तो वो 1 के इक्वल हो जाती है। ये आंसर हो जाना है 35। अच्छा जी, सेकंड वन क्या होगी? 35 इंटू 1.12 रेज टू पावर -1। आंसर मुझे बता दीजिएगा जल्दी से। नेक्स्ट वन 35 1.12 रेज टू पावर -2। आंसर मुझे बता दीजिएगा जी 34.38। नेक्स्ट वन, जल्दी से क्विकली सभी लोग कैलकुलेट करें। इस तरह से क्वेश्चन करें जैसे एग्जाम में सॉल्व करते हैं। सर ये 31.25 है। 31.25।
सॉरी मैंने फिगर गलत कर दी है ना, मेरी 35 गलती को है, डिस्काउंट किया गया। जा रहा हूँ 38.5 ये फिगर मैंने ऊपर वाली लिख दी है, ठीक है जी, गलती होगी मेरे से 42.35, ठीक है जी। मेरे से गलती हुई थी, उन्होंने ठीक फिगर बताई हुई है 34.38 बताया था जी, चले जी ठीक हो गया जी। नेक्स्ट वन 33.76 ठीक हो गया जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब इसका टोटल भी कीजिएगा जी, ठीक हो गया जी, टोटल है जी 103.14, ये टोटल फिगर है। सब लोग कंफर्म करते जाइएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप लोग मुझे आइडेंटिफाई कर दीजिएगा। ठीक हो गया जी बच्चे, ये इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, याद कीजिएगा, हमें क्या कहा था इसको, इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी। जब हम कल पढ़ रहे थे तो ये है इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी। जब हमें राइट ऑफ यूज एसेट की वर्किंग करनी होती थी तो हम इसमें चार बातें ऐड करते थे। पहली बात, इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी, याद है, एनी पेमेंट दैट हैज बीन मेड एट और बिफोर कमेंसमेंट डेट, वो तो कोई फिगर नहीं बताई एग्जामिनर ने क्वेश्चन में। थर्ड वन, हम इसमें ऐड किया करते होते थे आईडीसी, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, और वो हमने कैलकुलेट किया 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3। कितनी फिगर है जी, 3, आईडीसी की फिगर 3 बन रही है। क्लियर हो गया। अच्छा, और फोर्थ वन एलिमेंट जो हम ऐड किया करते थे वो क्या होता था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। शाबाश, सब लोगों को बातें समझ आ रही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अच्छा, अभी एग्जामिनर ने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट की वैल्यू हमें बता दी है, ये 4 मिलियन। ये देखिएगा 4 मिलियन एट द एंड है, एट द एंड है, एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो अभी आपने इस बात को याद रखना है, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 4 मिलियन इंटू 1.12 रेज टू पावर -3 करना। जी मुझे आंसर बता दीजिएगा जल्दी से। सर 3 है, 3.005। 3.005 क्या हो गया 2.8। सॉरी सर 2.8, 2.84। 2.84 ठीक हो गया जी। आपको पता ना सेकंड वन एलिमेंट हमने मिस क्यों किया, एनी पेमेंट दैट हैज बीन मेड एट और बिफोर कमेंसमेंट डेट। ये तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, जो चीज गिवन नहीं है हम उसको लिख ही नहीं रहे थे, इग्नोर कर दिया। अब इन सब का टोटल कर ले, ये हमारी फिगर कहलाएगी राइट ऑफ यूज एसेट एट कमेंसमेंट डेट। क्लियर हो गया जी, राइट ऑफ यूज एसेट एट कमेंसमेंट डेट। जल्दी से 108.98 यही जी बताइए आपने, 108.98 कंफर्मेशन भी आ गई बिलाल साहब की यही तरफ सही। से। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी बच्चे। अब यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये वर्किंग हमने की है यकम जनवरी 2020 पे एट कमेंसमेंट डेट। हमें तो वर्किंग करनी है 31 दिसंबर 2020 के लिए। इसका मतलब हम इसमें से लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं जी, 108.98 एग्री। अच्छा, अब हमें बेस बनाना है डेप्रिसिएशन के लिए, यूजफुल लाइफ या लीज टर्म, इन दोनों में से किसी एक को बेस बनाना। अब हमने ये फैसला करना है, क्या दो बातों में से कोई एक बात मौजूद है। एट द एंड ऑफ लीज टर्म क्या एसेट लेसर से लेसी को ट्रांसफर हो जाएगा, क्वेश्चन में किसी भी जगह पे ये बात मेंशन की हुई है, जल्दी से मुझे बताइए। नहीं सर, 16 में ये बात लिखी हुई है ना, यूजफुल लाइफ को बेस बनाना अगर एसेट एट द एंड ऑफ लीज टर्म ट्रांसफर हो जाए लेसर से लेसी को, ठीक है। कहीं नहीं या लिखा हुआ। दूसरी बात क्या परचेज ऑप्शन मौजूद हो, नहीं है। वैसे भी हमें लीज टर्म का ही पता है इस क्वेश्चन में, तो हम लीज टर्म को ही बेस बनाएंगे। ठीक हो गया जी बच्चे, मैं कॉन्सेप्ट रिकॉल करवा रहा था। अच्छा बच्चे, 108.98 डिवाइडेड बाय 3 यहां तक हो गया। एक साल भर के लिए पूरे साल की है, तो बता दें कितनी बन रही है डेप्रिसिएशन की अमाउंट। $36.32 लेस किया राइट ऑफ यूज एसेट
और किस डेट पे? 31 दिसंबर 20 पे जी 72.66 जी ठीक हो गया जी। अच्छा अब देखिए हमें दो फिगर्स मिल गई हैं, एक फिगर हमें पता चल गई है 36.32, एक 72.66। तो ये दोनों फिगर्स हम जल्दी से लिख देते हैं। 36.33 पहली फिगर क्या है? 36.32 जी। उसके बाद राइट ऑफ यूज एसेट की फिगर 72.66। बात समझ आ गई थी बच्चे? दो फिगर्स हमारे पास गिवन थी, वो दोनों फिगर्स हमने लिखी। अब हम वर्किंग नंबर 2 कैलकुलेट करते हैं जी बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्किंग नंबर 2 जज़ाकल्लाह। वर्किंग नंबर 2 में हमें क्या करना है? अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना है। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमोर्टाइजेशन शेड्यूल के लिए डेट। अरहम भाई जो कल आपने सवाल पूछा था उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, अच्छे तरीके से समझिएगा। ओपनिंग बैलेंस, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, प्रिंसिपल और लास्ट पे क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा जी सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस के लिए ए अज्यूम करते हैं, इंस्टॉलमेंट के लिए बी, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग बैलेंस पे आईआरआर अप्लाई करते हैं, सी इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, इंस्टॉलमेंट बी माइनस करना है इसमें से इंटरेस्ट की अमाउंट को, प्रिंसिपल कैलकुलेट हो जाएगा जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी से। क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस में से प्रिंसिपल की अमाउंट डी को लेस किया, ई रिप्रेजेंट करेगा क्लोजिंग बैलेंस को। ये तो सिर्फ हम अपने लिए सहूलत के लिए लिख रहे हैं, आपने एग्जाम में नहीं लिखना, ठीक है जी। अच्छा जी सबसे पहले किस डेट पे एग्रीमेंट हुआ? ये कम जनवरी 2020 और उसी दिन पेमेंट भी हो गई। अच्छा अब मुझे बताइएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट हमने कैलकुलेट की हुई है 108.98। 108.9 एक मिनट है, गलती हो रही है मुझे लग रहा है जी, बिल्कुल सही। ये 103.14 ये फिगर है जी। 103.14 मैं दोबारा समझाता हूं, ये देखिएगा। मैंने ये फिगर देखिए, मैंने लिखा हुआ ना इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी, इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, इससे स्टार्ट करना है ना इस शेड्यूल को। तो ये फिगर हमने लिख ली, इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी। इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर कितनी पे होनी है? 35 की, और इसी डेट पे हो गई जिस दिन कमेंसमेंट हुई। सारी की सारी अमाउंट प्रिंसिपल की होगी, इंटरेस्ट की अमाउंट 0। अब 103.14 में से डिडक्ट कर दे 35। क्लोजिंग बैलेंस मुझे बताइएगा। शाबाश 68.14। 68.14। अच्छा 1 जनवरी 21 68.14 इंस्टॉलमेंट पे हो रही है 38.5 की। सेकंड वन इंस्टॉलमेंट की फिगर यही बताई हुई है आपने। इंटरेस्ट की अमाउंट मुझे बताइएगा जी। 8.18 कर रहा हूं मैं, 176 बताया 18 कर दिया, 2 डेसिमल तक मैंने राउंड ऑफ कर दिया। प्रिंसिपल की अमाउंट 30.2। क्लोजिंग बैलेंस 37.94 जी। अब यहीं पे रुक जाइएगा। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस किस डेट तक ड्यू हुआ? 31 दिसंबर 20 तक, क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे, एक दिन का फर्क है सिर्फ, अगले दिन पेमेंट होनी है। इस दिन से लेकर इस दिन तक जितनी भी इंटरेस्ट की अमाउंट बनेगी उसकी आपने अक्रूवल रिकॉर्ड करनी है। याद है जी आप लोगों को? लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है।
यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं जी। ये पोर्शन करंट लायबिलिटी का है, करंट पोर्शन, और ये नॉन करंट पोर्शन। क्लियर हो गया जी बच्चे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? सब बातें क्लियर? 37.94 37.94। अच्छा बच्चे, अब दो फिगर्स यहां पे। फर्स्ट वन आपने मुझे बताई है जी 30.20 और 8.18 प्लस 8.18। इसको सम करेंगे तो ये फिगर बन जाएगी आपकी 38.50। क्लियर हो गया जी बच्चे? लायबिलिटी अब देखें, ये किसकी अमाउंट है? ये प्रिंसिपल की अमाउंट और उसका इंटरेस्ट जितना भी एक्रियू होगा रिपोर्टिंग डेट तक, वो सारे का सारा हमने ऐड करना है और ये लिखना है। सॉरी जी, फाइनेंस कॉस्ट 8.18। सर जी 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 तलहा साहब। सर ये 8.18 2020 में आएगी, ये 2021 में नहीं आएगी? जी देखिए मेरी बात सुने, इंटरेस्ट ओवर द पीरियड रिकॉर्ड होता है, ओवर द पीरियड रिकॉर्ड होता है जी तलहा साहब। जिस पीरियड का एक्सपेंस होगा उसी पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे। यस सर। जी उसी पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे ना। तो अब देखिए, पेमेंट एक्चुअली 1 जनवरी को हो रही है। आपने ये नहीं देखना, आपने ये देखना है कि ये इंटरेस्ट किस पीरियड में एक्रियू हुआ। 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक एक्रियू हो रहा है। इतने आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर, इतने आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमारा किस डेट पे आ गया? 1 जनवरी 2020 पे। अगर ये बैलेंस आउटस्टैंडिंग ना होता तो इस पे इंटरेस्ट की अमाउंट भी ना बनती। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता जा रहा है, इस डेट तक जितना भी इंटरेस्ट एक्रियू हुआ वो इसी 2020 का एक्सपेंस बनेगा। तो इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, सारे का सारा ही 2020 का एक्सपेंस। जी बात क्लियर हो गई तलहा? फातिमा आपको भी क्लियर हो गई है? यस सर। सर जी सर ये 2020 का एक्सपेंस है 8.18, तो सर ये लायबिलिटी में क्यों आएगा? ये तो फाइनेंस कॉस्ट है, मतलब लायबिलिटी से आया, एक्सपेंस। क्या आपने इसकी पेमेंट कर दी हुई है? जी अरहम साहब, लायबिलिटी में सर इस वजह से आ रहा है कि आपने पेमेंट कर दी हुई है इसकी। सर साल के आखिर में करेंगे ना? साल के एंड पे नहीं करेंगे, अगले साल के पहले दिन करेंगे। 1 जनवरी जब लीज रेंटल पे होगा, उसी उसके साथ ही ये इंटरेस्ट भी तो पे होगा ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, उसी को कहते हैं लीज रेंटल। सर ठीक है, ठीक है। जी जी तलहा साहब। सर इसकी फाइनेंस लायबिलिटी हम 31 जनवरी 21 को रिकॉर्ड कर लेंगे और जब पे होगा तब हम वो 1 जनवरी को करेंगे। जब हम पेमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे, मैं एंट्रीज भी पोस्ट कर देता हूं आपको, ठीक है जी, एंट्रीज भी पोस्ट करके दे रहा हूं। अब इधर तवज्जो कीजिएगा, एंट्रीज कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे इसकी। 1 जनवरी 2020 हम एंट्री पोस्ट कर रहे हैं ROU एसेट, वो 108 पॉइंट समथिंग थी फिगर, जो मैं पहले गलती से लिखने लगा था 108.9। ठीक है जी, मुझे फिगर्स काइंडली बस बताते जाइएगा। 10, मैं थोड़ा सा गैप देता हूं, मेरे बोर्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बिल्कुल सेंटर में नहीं लिख पाता। 108.98। अच्छा, हम क्रेडिट किसे करेंगे? लीज लायबिलिटी को। जी लीज लायबिलिटी कितने से? 103.14। बिल्कुल ठीक है जी, 14 से। ये भी बात क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, अब इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट बैंक के थ्रू हमने पे की थी 5 की, हमें रीइंबर्स हो गई 2 की। तो मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहता हूँ बैंक में पैसे मुझे रिसीव हो गए 2, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा बैंक में पैसे चले गए 5 से। तो मैं नेट ऑफ करके लिख दूं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो लिख दो नेट ऑफ करके।
तो जी लिख दें सर कोई? बैंक के थ्रू हमारे पैसे कितने मूव किए, ये आईडीसी है, मैं ताकि बता भी दूं आपको। इसका इफेक्ट कितने से आएगा, 3 से। और उसके बाद प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितनी अमाउंट है प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट की, 2.84 बताई थी जी मुझे। जी सर। फर्स्ट वन एंट्री होगी, ठीक हो गया। अब पहले ही दिन पेमेंट भी हो गई, 1 जनवरी 20 को पेमेंट हो गई। एंट्री क्या पोस्ट की, लीज लायबिलिटी डेबिट किया और बैंक को क्रेडिट कर दिया। कितने से, 35 से 35 से। ये फर्स्ट पेमेंट होगी। अच्छा जी नेक्स्ट वन, उसके बाद 31 दिसंबर 20 हमें एंट्री पोस्ट करनी है। एंट्री क्या पोस्ट करनी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करना है हमें, और क्रेडिट किसे कर देना है, लीज लायबिलिटी। याद कीजिएगा कल मैंने आपको बताया था लीज लायबिलिटी इंक्रीज भी होती है, लीज लायबिलिटी डिक्रीज भी होती है। लीज लायबिलिटी किस वजह से इंक्रीज होती है, इंटरेस्ट की अक्रूवल की वजह से। ठीक है जी, इंटरेस्ट की अक्रूवल की वजह से लीज लायबिलिटी इंक्रीज होती है। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस की वही अमाउंट जो हमने रिकॉर्ड की हुई है, 8.18 बन जाएगी, 8.18। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं, 103.14 माइनस जितनी पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी हुई है 35 की, जितनी भी रिमेनिंग अमाउंट है उसका 12% ले लीजिएगा और मल्टीप्लाई बाय 365 डेज है, 365 ओवर 365 या 12 ओवर 12। अब कैलकुलेट करेंगे यही फिगर बन जाएगी। तो इसका मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस तो हमें रिपोर्टिंग डेट पे एक्रू करना पड़ेगा। अब वेरी नेक्स्ट डे, अगले साल के पहले दिन ये पेमेंट हो जाएगी। कैसे पेमेंट होगी, 1 जनवरी 2021। एंट्री क्या पोस्ट करेंगे, लीज लायबिलिटी को डेबिट करेंगे 38.5 से और क्रेडिट किसे कर देंगे, बैंक को। कितनी अमाउंट से, 38.5 से। जी मुझे बताइएगा, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई ऐसी बात जो मैं समझा नहीं पा रहा हूं आप लोगों को। जी अब आप तलहा, आपको समझ आ गई? यस सर, समझ आ गई। चले जी, ठीक हो गया जी। फातिमा मतलब सर ये इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट कब ये लीज लायबिलिटी के करंट पोर्शन में ऐड नहीं होगी, एंड के केस में? अगर एंड का केस होगा तो उस वक्त तो कोई भी अक्रूवल नहीं होगी ना, उसी दिन हमने पेमेंट भी कर दी है और उसी दिन हमारी रिपोर्टिंग डेट भी है। दैट मींस कि अब अक्रूवल नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट एक्रू हुआ था सारे का सारा पे बैक भी हो गया। अच्छा अब एक मिड का केस भी आ जाता है कि लेट्स सपोज इंस्टॉलमेंट पे हो रही है, स्टार्ट में नहीं पे हो रही, मिड ऑफ द ईयर पे हो रही है या ड्यूरिंग द ईयर पे हो रही है। तो फिर हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि जब इंस्टॉलमेंट पे हुई उस दिन से रिपोर्टिंग डेट तक जितना भी पीरियड बनेगा, जितने भी मंथ बनेंगे, उतने मंथ के इंटरेस्ट एक्सपेंस को हमें एक्रू करना है। मैं भी रेफर भी करवा दूंगा, उस क्वेश्चन से लाजमी प्रैक्टिस कर दीजिएगा। जी मुझे बताइएगा, कोई कंफ्यूजन, कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई? चले जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। चले जी, ठीक हो गया जी, बिल्कुल सही हो गया जी। अच्छा बच्चे, ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया, सर वो कोई जो प्रॉब्लम तो नहीं है बाप? जी जी सर जो वो है प्रोविजन फॉर आपने बनाया डिसमेंटलिंग कॉस्ट, उसकी अनवाइंडिंग कॉस्ट नहीं आएगी? प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट की अनवाइंडिंग कॉस्ट रह गई है, वो हमने कर दी। बिल्कुल सही है जी, वो वर्किंग भी करके, उसकी भी वर्किंग करके, उसकी भी फिगर कैलकुलेट करते हैं जी। नोट्स भी बना देता हूँ असद साहब, इसी क्वेश्चन के नोट्स भी बना देता हूँ, तो फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, दोनों काम कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा अब देखिएगा, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, हमने डिसमेंटलिंग कॉस्ट 2.84 कैलकुलेट की, मल्टीप्लाई बाय क्या है जी बच्चे, 1.12 है ना। हम वो 12%, मैथड भी यूज, 12%। हम 12% डायरेक्ट ले लेते हैं जी। 12% डायरेक्ट लेंगे, पूरे साल भर की है जी। कितनी फिगर बन रही है सर ये 0.34।
0.34। अब इसके दो इफेक्ट्स आएंगे, दोनों इफेक्ट्स बता देता हूं आप लोगों को। फर्स्ट वन अनबाइंडिंग कॉस्ट, या फाइनेंस कॉस्ट के अंदर इसे ऐड भी किया जा सकता है। ये अनबाइंडिंग कॉस्ट कहलाएगी ऑफ प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ये है 0.34। ये भी बात क्लियर हो गई। अच्छा, सेकेंडली अब हमें नॉन करंट लायबिलिटीज में प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट रिकॉर्ड करना है। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, अच्छा बच्चे 2.84 प्लस 0.34, दोनों को सम करके मुझे बता दीजिएगा कितनी फिगर बन रही है। 0.18। ठीक हो गया जी। ये भी अब ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया, यहाँ पे फुल फ्लैश मुकम्मल हुआ। पहले हमारा सिर्फ लीज का पोर्शन मुकम्मल हुआ था, अब हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट तो हमारी पूरी हो गई है, अब नोट्स बनाने हैं तो मैं नोट्स बनाने लगा। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड है, याद है ना आपको, सवाए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के दिसंबर 31st 2020। ठीक हो गया जी बच्चे, यहां तक हमारे पास हमने नोट लिख लिया। अब सबसे पहले आपको पता है हम कोई भी नोट नंबर मेंशन कर दिया करते थे, मैं नोट नंबर मेंशन कर रहा हूं 20, और हम किसके लिए नोट बना रहे हैं, लीज के लिए। फर्स्ट वन मेच्योरिटी एनालिसिस, और हम इसे कैसे लिखते थे, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। जी, यहां तक बात क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा बच्चे, डिनोमिनेशंस 2020 के लिए, और इंफॉर्मेशन है रुपीज इन मिलियन। जी, सबसे पहले फर्स्ट वन हमें लिखना है लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर में हमने कितना पे करना है, 38.5 मिलियन, वेरी नेक्स्ट डे। अच्छा, 1 to 2 ईयर, 1 to 2 ईयर 42 पॉइंट, कितनी फिगर थी मुझे जरा कंफर्म कीजिएगा, 42 पॉइंट, जी 42.35, ठीक हो गया जी। अब इसका टोटल कीजिए, 85 80201 कैरी 8085, काइंडली टोटल कर लीजिएगा, मैंने खुद से किया, हो सकता है गलती हो जाए। अब आपको डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, 20 नोट है 20.1, क्या लिखेंगे, द कंपनी हैज एंटर्ड into lease arrangement
इन रिस्पेक्ट ऑफ, कौन सा एसेट था बताया होगा उसने, मशीन, मशीन, ठीक है जी, ये लिखा होगा, ये देखिए मशीन। सर जी जी, सर ये एक दफा बताइएगा, ये जो लिखा हुआ है मैच्योरिटी एनालिसिस इसके अंदर 38.5, ये सर हम 31 दिसंबर पर लिख दे रहे हैं कि 1 जनवरी पे? यकम जनवरी पे पे करेंगे। हमने ये देखना होता है कि अगले 12 माह के अंदर या अगले पूरे साल भर में कितनी अमाउंट हमने पे करनी है। जितनी भी अगले 12 माह या साल भर के अंदर पे करनी हो वो फर्स्ट वन लेस देन 1 ईयर में रिकॉर्ड की जाएगी। उसके बाद जितनी भी अगले नेक्स्ट सक्सीडिंग ईयर में, एक साल भर के बाद, अगली 31 दिसंबर 2021 के बाद जो पेमेंट की जाएगी और 31 दिसंबर 2022 तक की जाएगी, वो हमारी कहलाएगी 1 to 2 ईयर। इसी तरह हम आगे फर्दर मूव करते जाएंगे। ठीक हो या गया? सर इसका मतलब इसका मतलब हम 31 दिसंबर 2021 पे खड़े हैं। जी बिल्कुल, हम 31 दिसंबर 2020 की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो हम जिस डेट पे बना रहे हैं, ये देखिए ये डेट लिखी हुई है 31 दिसंबर 2020 लिखा हुआ। अब अगली यस पेमेंट सर। हमने करनी ये वाली 1 जनवरी 2021 को, लेकिन इसके बाद हमने अगली पेमेंट उसके बाद इस पूरे साल में 31 दिसंबर 2021 तक कोई पेमेंट नहीं करनी, सिर्फ ये एक ही पेमेंट करनी है। अगर और भी पेमेंट करनी होती तो मैं दोनों को सम करके यहाँ पे लिखता टोटल। ठीक हो गया? और ये इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसमें दोनों अमाउंट्स मेंशन करनी है। अच्छा जी बच्चे, लीज रेंटल, लीज रेंटल पेड इन एडवांस, ठीक है, या लीज रेंटल आर पेएबल इन एडवांस। आर पेएबल लिख देता हूं पूरा सेंटेंस, लीज रेंटल इन एडवांस। ठीक हो गया जी बच्चे? लीज मार्कअप at the rate of 12% per annum। जी क्लियर हो गई यहां तक बात? कोई मुश्किल बात तो नहीं है? ये हमने लीज का नोट भी बना डाला। जी अब मुझे बताइएगा कोई कंफ्यूजन, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का भी मैंने आपको एक्सट्रैक्ट बता दिया था, वो भी आप लिख सकते हैं। जी यहां तक हो गई बात जी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम शॉर्ट है। अगला क्वेश्चन है जी हमारा ऑटम 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है जी। जी ये पोर्शन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Coal Limited is appearing. Coal Limited appearing its financial statement for the year ended 30 जून 2019। ईयर एंड कितना है? 30 जून 2019 है। ठीक है जी बच्चे, और ये इंफॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। 1 जनवरी CL एक्वायर्ड अ मशीन, मशीन है जी। अब ये कमेंसमेंट डेट है। ठीक है जी। ऑन लीज फ्रॉम अ बैंक, फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन ऑन एक्विजिशन, फेयर वैल्यू कितनी है? 70 मिलियन। CL incurred initial direct cost 5 million and receive lease incentive। देखिए मैंने आपको कहा ना
ये 2 दफा एग्जाम में पास पेपर में आ चुका हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं अब इसकी नेट फिगर कितनी कंसीडर की जाएगी, 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3। जी बिल्कुल ठीक हो गया, एक्सीलेंट। टर्म्स एग्रीमेंट, जो कल मेरे से बच्चा एक सवाल पूछ रहा था, सर टर्म्स से क्या मुराद है, ये देख लें जी। ऑटम 2019 टर्म्स एग्रीड विद द बैंक आर एज फॉलोज, लीज टर्म और यूजफुल लाइफ। लीज टर्म है, ये लीज टर्म है 4 इयर्स है, और 10 ईयर है यूजफुल लाइफ रिस्पेक्टिवली। इंस्टॉलमेंट पे होगी 17 मिलियन की, एनुअली पे होगी सालाना, और एडवांस में पे होगी पहले दिन या कम जनवरी। इम्प्लीसिट रेट होगा 15.096% पर है। एंड ऑफ लीज टर्म, सीएल के पास ऑप्शन है, वो परचेज करना चाहता है, मशीन को परचेज कर सकता है और 25 मिलियन पे करना होगा। It is not reasonably certain that CL will exercise this option. ये सर्टन नहीं है कि CL इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। ठीक है जी बच्चे, अब इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं, सेकंड पार्ट नहीं, वो IAS 8 का पोर्शन है। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट क्या है, आपने एक्सट्रैक्ट बनाना है CL की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, और उसके रिलेटेड नोट्स भी बनाने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019, और उसके साथ कंपैरेटिव फिगर्स भी आपने देनी है, प्रोवाइड करनी है अगर जरूरत है। जैसे लीज के केस में कंपैरेटिव फिगर्स की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कमेंसमेंट ही इसी साल के शुरू में हो रही है, ये कम जनवरी 2019 को हो रही है। ठीक है जी, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके सामने मौजूद है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। 2 इंफॉर्मेशन है इसमें, एक हमसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और दूसरा नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया। ठीक हो गया जी बच्चे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलेटर और अपने रजिस्टर अपने पास रखिएगा। जून, रुपीज इन मिलियन। ठीक होगा जी, सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहले हमें राइट ऑफ यूज एसेट लिखना है ना, नाम नहीं लिखना एसेट का। ठीक है जी, मशीन नहीं लिखना, राइट ऑफ यूज एसेट। उसके बाद लीज लायबिलिटी, सॉरी, इसी तरह से करंट लायबिलिटी, करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी। ठीक हो गया जी, ये बच्चे हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पूरे का पूरा एक्सट्रैक्ट का फॉर्मेट बना लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट नोट्स के लिए वो भी बना लेते हैं।
स्पेस लाजमी दीजिएगा, छोड़िएगा। मैंने आपको समझाया भी हुआ कि इन केस समटाइम कोई चीज मिस हो जाती है, हमारे पास इतनी स्पेस हो हम लिख सकें, खास तौर पे जब फाइनल अकाउंट का, कंसोलिडेशन का, बल्कि हर क्वेश्चन में आपने कोशिश करनी है एक एक लाइन का गैप रखना है, लास्ट में गैप रखना है। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके साथ वर्ड एक्सट्रैक्ट का यूज ना कीजिएगा फॉर द ईयर एंड डेट। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब 2019 और रुपीज इन मिलियन। अच्छा, अब एक सेफ साइड मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, जब एग्जामिनर खुद कह देना कंपैरेटिव दे तो कोशिश किया करें अब कंपैरेटिव का कॉलम लास्ट में बनाया करें, नहीं भी फिगर है तो छोड़ दें। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करते हैं, 2018 कॉलम बना देते हैं, कंपैरेटिव फिगर नहीं होगी उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक हो गया, क्योंकि एग्जामिनर ने क्वेश्चन में कहा होगा। अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब वर्किंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली वर्किंग नंबर 1। वर्किंग नंबर 1 में सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी। ठीक हो गया, लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल भी बना लेते हैं, देख लेते हैं जो जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने मौजूद है। अच्छा जी, हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लीज रेंटल की अमाउंट गिवन है। लीज रेंटल इंस्टॉलमेंट 17 मिलियन की पे होगी और उसके बाद ये अमाउंट है। क्योंकि परचेज ऑप्शन तो उसने एक्सरसाइज करनी ही नहीं है, तो जब उसने एक्सरसाइज ही नहीं करनी, कंफर्म ही नहीं है, तो फिर हम यूज नहीं करेंगे। याद है ना आपको ये बात कि जब कंफर्म होगा, सर्टन होगा कि वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, तब हम कंसीडर करते हैं, अदरवाइज हम इसको कंसीडर नहीं करते। तो देखिएगा, याद कीजिएगा, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला लीज पेमेंट का, डाउन पेमेंट प्लस लीज रेंटल्स प्लस परचेज ऑप्शन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे डाउन पेमेंट तो नहीं है, लीज रेंटल्स है 17 मिलियन के, मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर ऑफ ईयर्स तक, लीज टर्म कितना है 4 इयर्स, शाबाश, कितना है 4 इयर्स। तो ये आपके लिए टोटल लीज पेमेंट। इसी तरह से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, डाउन पेमेंट भी नहीं गिवन, परचेज ऑप्शन भी हमने यूज नहीं करनी, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्किंग कर दें 17 मिलियन। जी सर, वो ये परचेज ऑप्शन जो है वो सर्टेन नहीं है कि वो यूज करेगा, इसलिए इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। जी बिल्कुल, परचेज ऑप्शन तब हम कंसीडर करते हैं जब ये सर्टन हो के इस परचेज ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, यहाँ पे पेमेंट जो हो रही है वो एनुअली इन एडवांस है, इस बात का ख्याल रखना है आप लोगों ने, ठीक है ना। तो 17 प्लस 17, अरहम साहब जो कल बात आप पूछ रहे थे वो यहाँ पे आ गई, उसकी एप्लीकेशन 1 माइनस 1 पॉइंट, डिस्काउंट रेट कितना है 15096, 15096 रेज टू पार, लीज टर्म है 4 इयर्स, तो इसको हम कर देंगे -3, क्योंकि हम यूज करते हैं -4 + 1, तो ये हो गई 15096। इसको पूरे का पूरा सॉल्व करके मुझे आंसर बता दीजिएगा। ये बच्चों ने मुझे बताया जी 68 होगा मिलियन। 55.75। 55.75। जी सभी लोग कैलकुलेट किया करें, मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों से कि अपना रजिस्टर लास्ट में अपने साथ रखें और फिर वर्किंग करें। अच्छा, हम अमोर्टाइजेशन शेड्यूल पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद राइट ऑफ यूज एसेट की वर्किंग अब कर लेंगे। सबसे पहले आपको पता है डेट, उसके बाद बच्चे ओपनिंग बैलेंस, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट, इंटरेस्ट की अमाउंट, प्रिंसिपल और लास्ट पे क्लोजिंग बैलेंस। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, कमेंसमेंट हो रही है लीज की यकम, क्या डेट है जी, यकम जुलाई, यकम जनवरी 2019 को, यकम जनवरी 2019, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यकम जनवरी 2019 को। जी ओपनिंग बैलेंस 55.75
55। ये भी बात क्लियर हो गई। कितनी है जी? 55.75। अच्छा, पहली इंस्टॉलमेंट तो पहले ही दिन हो जाएगी क्योंकि इन एडवांस है, एडवांस का केस है ना। तो मुझे बताइएगा इंटरेस्ट की अमाउंट तो जीरो होगी, सारे का सारा ही प्रिंसिपल हो जाएगा। तो अब मुझे बताइएगा 55.75 17 लेस करें 38.75। जी। जो आप लोगों को मैं पॉइंट बता रहा था इस क्वेश्चन में वो मौजूद है, तभी ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। अच्छा बच्चे, अगली इंस्टॉलमेंट पे होनी है यकम जनवरी 2020 को। अब क्या है? 38.75। अब इंस्टॉलमेंट पे होगी 17 की। इंटरेस्ट की अमाउंट टोटल बताइएगा कितनी फिगर है जी? 5.85। 5.85। जी सर। प्रिंसिपल 11.15। 11.15। रिमेनिंग बैलेंस 27.6। 27.60। अच्छा आप देखें, हमारी रिपोर्टिंग डेट तो है 30 जून 2019। हमें तो इस डेट तक वर्किंग करनी है। अब तवज्जो करनी है आप लोगों ने, सब लोगों ने बात को अच्छे से समझना है। हमने वर्किंग किस डेट तक की करनी है? हमने वर्किंग करनी है इस डेट तक की। ठीक हो गया जी बच्चे? 30 जून 2019 तक की हमने इस डेट तक की वर्किंग करनी है। अब जब हमने इस डेट तक की वर्किंग करनी है तो इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी बनेगी? मैं इसके लिए आपके सामने सिर्फ वर्किंग करने लगा हूं समझाने के लिए। अगर ये फिगर है तो 38.75 इंस्टॉलमेंट तो कोई पे नहीं हो रही, बट इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी बन रही है हमें ये देखना है। तो इस पे जरा आप कैलकुलेट कीजिएगा। 38.75 मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट का रेट है 15.096%। मल्टीप्लाई बाय कितना पीरियड बन रहा है जी? 6 महीने। पीरियड कितना बन रहा है? 6 6 by डिवाइडेड 12। बाय जी। कितनी फिगर है? 2.9। 2.92। शाबाश। ये फिगर हम यहाँ पे लिखेंगे 2.92। ये बात क्लियर हो गई है आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जी? 92 या 93? अफरा से आप साहब ठीक हो गया। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ये फर्स्ट वन वे है, सेकंड वन वे भी है। सेकंड वन वे क्या है? आप क्या करें? 5.85 ये पूरे साल भर की है, 12 से डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर दे जितना भी पीरियड होगा 6, तो ये फिगर अगेन 2.92 ही फिगर बन जाएगी। अब इस डेट तक जितना भी इंटरेस्ट है ये हमारा एक्रियू होगा, लीज लायबिलिटी में शामिल हो जाएगा। जी सब लोगों को बात समझ में आ गई है जी? समझा पाए हो मैं सब लोगों को? अब हम वर्किंग करते हैं जी। बिल्कुल ठीक हो गया, जज़ाकुमुल्लाह खैर जी, जज़ाकल्लाह जी। अच्छा बच्चे, वर्किंग नंबर 3 राइट ऑफ यूज एसेट। हमें राइट ऑफ यूज एसेट की वर्किंग करनी है। अब मेरी जरा थोड़ी सी मदद कीजिएगा राइट ऑफ यूज एसेट की वर्किंग करने में। राइट ऑफ यूज एसेट की वर्किंग करने में सबसे पहला हम क्या करते थे? इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी। इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी कैलकुलेट किए अभी जी, शाबाश। 55.75 ठीक हो गया। अच्छा अब सेकंड वन, एनी पेमेंट मेड एट और बिफोर कमेंसमेंट डेट। कोई भी पेमेंट की है? नहीं की। अगर की होती तो क्या करते? इसमें से हम इसमें भी ऐड करते ना जी, शाबाश। उसके बाद सेकंड वन, आईडीसी की कॉस्ट, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, वो गिवन है। कितनी है जी? यस सर। 5 - 2 तो 3 ऐड 5 करते हैं। - 2 जी, शाबाश, ऐड कर दिया हमने। थर्ड वन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, इस क्वेश्चन में मौजूद नहीं है जी। हमने रिक्वायरमेंट पढ़ी थी, इस क्वेश्चन में नहीं हमें फिगर मिली। तो ये फिगर होगी 58.75। ये तो हमने फिगर कैलकुलेट की है यकम जनवरी 2019 पे। हमें तो 30 जून पे रिपोर्ट करना है, तो इसका मतलब अब इसमें से माइनस करें डेप्रिसिएशन, तो 6 महीने की depreciation। 58.75। अब मुझे बताएं, परचेज ऑप्शन क्वेश्चन में मौजूद है, क्या लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा? नहीं करेगा। नो सर। नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो फिर शॉर्टर ऑफ की सिचुएशन, शॉर्टर ऑफ लीज टर्म है 4 इयर्स, यूजफुल लाइफ 10 इयर्स, विच एवर इज लोअर या शॉर्टर ऑफ, कौन सी फिगर है? 4 years ले कितने लेंगे सर। नंबर ऑफ इयर्स हैं? शाबाश, बेस बनाएंगे 4 को। बट अब एक बात का ख्याल रखिएगा,
हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं 30 जून 2019 तक। इस डेट से इस डेट तक कितना पीरियड बन रहा है? पूरा साल भर बन रहा है, पूरे 12 माह बन रहे हैं। 6 month। शाबाश। तो मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12, मुझे फिगर बता दीजिएगा कितनी फिगर बन रही है? 7.34। 7.34, इसमें से लेस कर दीजिए। तो 51.41। ठीक हो गया जी, 51.41। अब बच्चे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। जी 51.41 कंपैरेटिव में तो कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे अगर डेप्रिसिएशन की अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के लिए कहता तो वो हम कैलकुलेट कर देते। अच्छा, अब हम लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल तो बना चुके होंगे, अब आपने मुझे बताना है कितना पोर्शन करंट में आएगा, कितना पोर्शन नॉन करंट में आएगा। ठीक है जी बच्चे, अब जरा तवज्जो कीजिएगा। ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है, एग्री। ये क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। ये क्या है? करंट लायबिलिटी। बट इसके अंदर हमने ये फिगर भी ऐड करनी है, शामिल करनी है। क्लियर है ये चीज? हमें क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? चले जी, इन दोनों को सम करके बताइए। 11.15 2.92 14.07। सबसे पहले नॉन करंट पोर्शन 27.60। नेक्स्ट वन, ये फिगर 11.15 प्लस आपने फिगर बताई थी 2.92। टोटल करके मुझे बताइएगा दोबारा से, मुझे आपकी आवाज नहीं सही से समझ में आई। 14.07। ठीक हो गया जी? यार तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? सही हो गया जी। अब हम आते हैं नोट्स की तरफ। तो इसी में नोट नंबर, कोई भी नोट नंबर मैं इस दफा मेंशन कर देता हूं 15। और हम नोट किसका बना रहे हैं? लीज का। सबसे पहले हम लिखते हैं मैच्योरिटी एनालिसिस। कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोस। सर जी जी सर हम 30 जून पे खड़े हैं और हमने वो वाली 2.92 ऐड कर दी जो हमारी बनती थी, इंटरेस्ट जो हमारा इंटरेस्ट बनता था। तो सर रिमेनिंग मुझे 2 ना पॉइंट आपकी आवाज समझ नहीं आ रही। नल्हा इब्राहिम, अब जरा तवज्जो कीजिएगा। आपको अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो मुझे बताइएगा, ठीक है? अब जरा समझिएगा। ये देखो, हम वर्किंग कर रहे हैं जून 30 2019 पे, जून 30 2019। अच्छा, अब आपने क्या सबसे पहला का क्या है? इसको लेस देन 1 ईयर भी कह सकते हो, नॉट लेटर देन 1 ईयर। मैंने आपको दोनों सेंटेंसेस बार बार समझाए हुए, नॉट लेटर देन 1 ईयर, या इसको लेस देन 1 ईयर भी कहते हैं, नॉट लेटर देन 1 ईयर। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा, अब ये जो लेस देन 1 ईयर, इसका क्या मतलब है? ये देखिए, आपने पेमेंट करनी है नेक्स्ट वन 1 जनवरी 2020 को। उसके बाद अगली पेमेंट करनी है 1 जनवरी 2021 को। अब देखिएगा, इसके बाद ये हमारी रिपोर्टिंग डेट है। इस रिपोर्टिंग डेट के बाद अगली रिपोर्टिंग डेट कब आएगी? 30 जून 2020। हमें ये देखना होता है कि इस डेट से इस डेट तक हमने कितनी पेमेंट करनी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस रिपोर्टिंग डेट से जो हमारी करंट रिपोर्टिंग डेट, इसके बाद नेक्स्ट कमिंग रिपोर्टिंग डेट तक, एक साल भर में 12 माह के अंदर कितनी पेमेंट्स होनी है? पूरे साल भर में कितनी पेमेंट्स होनी है? जितनी भी साल भर में पेमेंट होंगी वो इररिस्पेक्टिव प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट
लीज रेंटल की जितनी पेमेंट होगी वो हमारी आएगी लेस देन या नॉट लेटर देन 1 ईयर। ये भी बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसके बाद जो अगली नेक्स्ट अगली डेट क्या बननी है, 30 जून 2021। अगली वाली डेट तक कितनी पेमेंट हमने करनी है, वो हमारी चली जाएगी 1 to 2 ईयर, फिर इसी तरह से 2 to 3 ईयर, 3 to 4। क्लियर हो गया ये? अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो जी बच्चे मैं मेंशन करने लगा हूं, नॉट लेटर देन 1 ईयर कितनी फिगर पे करनी है हमने, 17। इसी तरह से 1 to 2 ईयर वो फिगर क्या होगी, 17। उसके बाद 2 to 3 ईयर वो भी फिगर होगी 17। तो टोटल फिगर हमारी कितनी बन जाएगी, कैलकुलेट करके बताइएगा मुझे। 51। ठीक हो गया जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक जी। कंपैरेटिव की फिगर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, और फिर उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू ठीक है लीज अरेंजमेंट इन respect of machine lease rentals payable annually in advance. Lease carries markup at the rate of 15.096 per annum। ठीक हो गया जी सर, आप लिख लोग लेंगे। लिख पाएंगे खुद से ये, ठीक है सर, हो या मैं जाएगा लिख हो दूं? जाएगा। लिख लेंगे सर हम। जी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है सर, तो लिखा जाएगा। कोई सवाल, कोई बात? अच्छा सर वो जी, मैंने एक MFD क्वेश्चन टाइम रेफर करना है आप लोगों को, वो क्वेश्चन लास्ट में प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। ये देखिएगा, ये आप ही के मैं आपको ये क्वेश्चन भी शेयर कर दूंगा, पेज नंबर 577 आईकेप की किताब, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 577 पे एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6। लासान